Hello everyone and welcome to the second part of the Doctrine of Basic Structure. अब हम लोग के पास पूरा स्टेज सेट है अपने केशव नंदा भारती के केस के लिए। एक बार देख लेते हैं कि उससे जिस पहले क्या हुआ था। 24th अमेंडमेंट आया था। वो क्या था? इस सीरीज ऑफ अमेंडमेंट था जिसकी वजह से पब्लिक में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी। जो हम लोग ने पढ़े कि उन लोगों ने कैसे 368 बदल दिया था, कैसे अपने लैंड रिफॉर्म्स खूब सारे ले आने के लिए सारा का सारा स्टेज सेट कर दिया था एकदम। 25th अमेंडमेंट में क्या था? प्रॉपर्टी राइट्स को रिड्यूस किया। 26th अमेंडमेंट में अबॉलिश कर दिया प्रिवी पर्सेस। प्रिवी पर्सेस वो हैं जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद एक प्रथा चली आ रही थी और प्रिवी पर्सेस मिलते थे, पैसे मिलते थे रॉयल्स को। नाउ 29th अमेंडमेंट आया था जिसमें क्या था? लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे और उन सब को उठा के शेड्यूल 9 में प्लेस कर दिया गया था। जो जैसा कि आपको याद होगा कि जो शेड्यूल 9 था, अगर उसमें कोई प्लेस कर दिया उसका क्या मतलब है कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के एकदम बाहर है। Now, these all were challenged in the case of Keshav Nanda Bharti. So, these are the amendments which led to it. अब ये इंपॉर्टेंट है कि केशव नंदा भारती के केस में एक तो इसका साइटेशन इंपॉर्टेंट है 1973 फॉर SCC 2025 और इसका जो डेट है ऑफ जजमेंट वो भी इंपॉर्टेंट है विच इज 24th April. इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेट. नाउ द मेजोरिटी जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय हुम? ये 13 जजेस बेंच थी, ये तो हम लोग ने बात कर ली थी। तो जस्टिस सीकरी, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस मुखर्जी, जस्टिस चहलत, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस रेड्डी एंड जस्टिस खन्ना, ये वो जजेस थे जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया था और बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड किया था। लेकिन इसमें डिसेंट भी आया था। ऐसा नहीं है कि सब ने एक ही आवाज में हाँ बोला हो। इट वॉज 7:6 रेशियो। अब जस्टिस रे, जस्टिस पालेकर, जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस बेग, जस्टिस द्विवेदी एंड जस्टिस चंद्रचूड़, यस, जो अपने इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, हिज फादर, उन लोगों ने डिसेंट दिया था। फैक्ट्स क्या थे केस के हम लोग ने पढ़ लिया है। अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए पार्लियामेंट के थ्रू टू नलिफाई गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मेन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे जो मेन मुद्दा बने हुए थे, 24, 25 एंड 29। अच्छा, मेन इशू क्या था लेकिन कि वेदर दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर वैलिड, पहला तो ये, एंड दूसरा द एक्सटेंट टू विच द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप किस हद तक जा सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए? कोई रोक तो होगी। पहले तो कह दिया गया है कि है, लेकिन अब फिर से पूछना है कि क्या है। इसीलिए जो 11 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन चुकी थी, अब ये 13th बनी। जजमेंट वॉज डिलीवर्ड ऑन 24th April 1973 बाय अ मेजोरिटी ऑफ 7:6। आप देख सकते हैं कितना स्लिम रेशियो था। इट वॉज जस्ट अबाउट वन जज. The majority held that any provision of Indian Constitution can be amended by the Parliament. मेजॉरिटी ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, जो अमेंड करना है वो करें। फंडामेंटल राइट्स करना है करें, 368 करना है कर दें, 9 शेड्यूल डालना है डाल दें, मगर कोई भी चेंज आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो पहले तो दिखाया कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने लिमिटेशन लगाई कि जो चेंज करना है करो, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज मत करो। The minority, however, in the dissenting opinion was wary of giving Parliament unlimited amending power. जो डिसेंटिंग ओपिनियन था उसे कहा कि अरे सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पे लिमिट मत करो, और लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। तो कोर्ट हेल्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी तरह से वैलिड। उन्होंने कहा 24th अमेंडमेंट बिल्कुल वैलिड है। क्यों इनवैलिड करते वो? आप चाहे जितना लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, आप चाहे जितना लिख लीजिए 368 में कि हाँ जो, और ऐसे ही 13 में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो लॉ नहीं होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को के अंदर ही होगा। अगर उसके बाहर है तो वो लॉ हो, वो लॉ ना हो, वो इनवैलिड होगा। इसीलिए कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, आपका 368 का एडिशन भी सही, आपका 13 का एडिशन भी सही, आपके सारे अमेंडमेंट सही, मगर बेसिक स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा। इट हेल्ड 25th कॉन्स्टिट्यूशन का टू बी अल्ट्रा वायरस, एक पार्ट ऑफ 25th कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अल्ट्रा वायरस है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्राइक कर रहा था। The basic structure doctrine states that Parliament has a limitless power to amend the Constitution, subject to the condition that such amendments should not change the Constitution's basic structure. The bench left the interpretation of it to the courts. If the Parliament makes an amendment, such an amendment would be necessarily have to be gone under the basic structure test. आप
जो हमारा पार्लियामेंट है वो कुछ भी चेंज कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब वो ये चेंज करेंगे तो उन्हें ये देखना नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट्स के तहत है कि नहीं है, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो टेस्ट है उसको पास कर लेगा, क्या कोई बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो अमेंडमेंट जो है वो वैलिड है, अगर कर रहे हैं तो इनवैलिड है। अब हम लोग देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या फीचर्स हैं जो कि हम लोग के बेसिक फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट मान लिए गए हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, democratic life, secularity, guarantee of basic human rights, parliamentary form of government, अब ये फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं आता, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी पार्ट 3 में नहीं आता, मगर ये सब हमारे बेसिक फीचर्स हैं और इसके अलावा भी हैं और भी हैं। दीज आर द सम दैट आई हैव लिस्टेड डाउन फॉर यू। अब बात ये आती है जो कि अभी रिसेंटली उठी हुई है कि केशव नंदा भारती का केस इतनी स्लिम मेजोरिटी से पास हुआ था, तो इसका कभी रिव्यू हुआ या एक बार 13 जजेस ने कह दिया तो कह दिया? सो द आंसर इज कि रिव्यू हुआ था। जस्टिस रे जो थे, हु वाज एक्चुअली वेरी वेरी प्रो गवर्नमेंट जज थे वो उस टाइम के बहुत ज़्यादा, जिसके लिए ही इज़ नॉट रिमेम्बर्ड वेरी फॉन्डली। उन्होंने जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग केशव नंदा भारती का एक रिव्यू करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? कोई रिव्यू पिटिशन फाइल ही नहीं हुई थी, ना सरकार के वकीलों ने की थी ना ही किसी और ने की थी। एक केस आया था जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था केशव नंदा भारती से, जिसमें कहीं सवाल नहीं उठाया गया था केशव नंदा भारती पे, मगर जस्टिस रे ने उसका वन ऑफ द इश्यूज रखा कि केशव नंदा भारती का रिव्यू होना है। अब हुआ ये कि जब शुरू हुई हियरिंग तो एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट, फेमस लॉयर रहे हैं पालकी वाला, उन्होंने कहा कि ये रिव्यू पिटिशन ही वाज आर्ग्यूइंग फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। उन्होंने कहा कि भाई ये रिव्यू पिटिशन किसी ने फाइल ही नहीं की है, तो हम लोग इस रिव्यू पिटिशन पे बहस क्यों कर रहे हैं? तो जस्टिस रे ने कहा कि नहीं, जो गवर्नमेंट के वकील हैं उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है कि क्या केशव नंदा भारती ठीक है। उसी वक्त जो गवर्नमेंट के वकील थे उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं, हमारा ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इसकी वजह से जो पूरा बेसिस था कि हम केशव नंदा भारती को रिव्यू करें वो ब्लैंक चला गया, क्योंकि खुद से आपने रिव्यू शुरू कर दिया विदाउट टेलिंग कि किसने क्वेश्चन किया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है बिना किसी बात के, बिना किसी की अपील के, बिना किसी की रिव्यू के, बिना किसी के पिटिशन के। तो ये बोला गया कि भाई ये तो इट जस्ट मेक्स नो सेंस। तो पहले दिन हियरिंग हुई, दूसरे दिन हियरिंग हुई, एंड थर्ड डे पे जस्टिस रे ने रैंडमली आके बोला कि द बेंच इज डिसॉल्व्ड एंड ये जो पिटिशन है वो आर्ग्यू नहीं होगी। सो इट हैड अ वेरी अब्रप्ट एंडिंग बिकॉज नोबडी क्वेश्चनड that whether Keshav Nanda Bharati's doctrine of basic structure is valid or not. Everybody agreed that yes, there has to be some restriction on Parliament's power to amend the Constitution. इसके बाद आता है केस मिनर्वा मिल्स का। अब मिनर्वा मिल्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब केशव नंदा भारती आया उससे पहले जो हमारा पॉलिटिकल सिनारियो था वो इस तरह का था कि जो जुडिशरी थी that was a lot in the hands of the executive. Sadly, it is much known as the crawling judiciary of that time. अब जो हमारा मिनर्वा मिल्स था वो एक चेंज था। जो केशव नंदा भारती का जजमेंट था उसको यहाँ पे कहा गया था, 42nd अमेंडमेंट लाया गया, जैसे कि पहले भी हो चुका था। 24th आया था गोलकनाथ के लिए, 42nd आया केशव नंदा भारती के लिए, नलिफाई करने के लिए उसके इफेक्ट। और उसमें बहुत कुछ ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से, थिंग्स लाइक नथिंग कैन बी चैलेंज्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है इन एनी कोर्ट। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें 42nd अमेंडमेंट में पास हुई। क्या क्या था? All or any of the directive principles of state policy would have primacy over fundamental rights of Article 14 and 19. तो DPSP को primacy दे दी गई fundamental rights के ऊपर। Clause 4 और 5 इंसर्ट किया गया 368 में to keep it out of judicial review। ये कहा गया कि हम जो भी ऐड करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ ऐड किया था, पर ये सब चीज़ें 42nd अमेंडमेंट एक्ट पूरा का पूरा कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया, कुछ कुछ पार्ट्स उसके, जहाँ जहाँ पे वो जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, जहाँ जहाँ पे उन्होंने ये ऐड किया था
कि पार्लियामेंट कुछ भी करेगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, वो सारी चीजें स्ट्रक डाउन कर दी गई। पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जो केशव नंदा भारती बोला गया वो यहाँ पे री एम्फोसाइज हुआ। Parliament can amend fundamental rights as long as they are in consonance with the basic structure of the Constitution, and judicial review is the part of the basic structure. इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत सारे तादाद में उसको कह दिया गया कि वो इनवैलिड है। And this is how Minerva Mills became a very important judgment wherein the democracy did see the light of the day again. Now, for more such content, please follow our channel Lawpolitan. You will get many more such legal concepts, freshened and revised. आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें भी काम आएगा. You can also follow us on Instagram. We are by the name of Lawpolitan_ethic. Please like, share, and subscribe, and also ring the bell icon. Thank you so much. Have a great day.